हेलो एवरीवन। आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर 1 फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डेकोरेशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे जिस टॉपिक की, वो था प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, है ना। कला के सिद्धांत की हम बात कर रहे थे, जिसको हम अप्लाई करते हैं अपने घर में, कह सकते हो, या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए कह सकते हो, एक्सटीरियर डेकोरेशन के लिए कह सकते हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, बट प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट इसमें होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर देखिए हम इसका कला के सिद्धांत का ध्यान नहीं रखते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, सजावट में या किसी चीज़ को जो हम देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ उत्पन्न कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से वो चीज़ देखने में आपकी आँखों को अच्छी नहीं लगेगी, आपके मन को नहीं भाएगी, या देखने वाले किसी तीसरे व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को वो पसंद नहीं आएगी, है ना। इसलिए जब भी हम डेकोरेशन करते हैं, किसी भी चीज़ को सजावट करते हैं, सजाते हैं, तो हमें कला के सिद्धांत को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। हमें पता है कि आर्ट के 5 प्रिंसिपल्स थे, है ना, जिसमें से पहला था हार्मनी, है ना, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और हार्मनी में ही हम वापस से जो इसके एलिमेंट्स होते हैं आर्ट के, उन 5 एलिमेंट्स को भी हम उनके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, उन 5 एलिमेंट्स में जैसे लाइन एंड शेप था, जिसकी हमने बात करी थी, साइज़ की बात करी थी, टेक्सचर की हमने बात करी थी, है ना, आइडियाज़ की बात करी थी, कलर्स की बात की थी। तो इन 5 एलिमेंट्स को ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आज हम जो सेकंड प्रिंसिपल की बात करेंगे वो है बैलेंस, जिसे आप कहते हो हिंदी में संतुलन। अच्छा देखिए, हम किसी भी चीज़ की बात करें ना, तो हम ऑटोमेटिकली ये बात कह देते हैं अपने मुंह से, अरे यार बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, बैलेंस इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे वो चीज़ों में हो, चाहे आइडियाज़ में हो, चाहे कॉपरेशन में हो, किसी भी फील्ड में ले लो आप, बैलेंस रिक्वायर्ड होता है ना। उसी तरीके से जब आप इंटीरियर डेकोरेशन की बात करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, हमें चीज़ों को, जो मटेरियल्स होते हैं, इनको अरेंज करने के लिए बैलेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी घर की व्यवस्था होती है, ठीक है, या अरेंजमेंट होता है, वो देखने में अच्छा लगता है, पीसफुल लगता है, और मन को भा जाता है किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, इसी वजह से हम बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं होना चीज़ों में, बैलेंस नहीं हो लाइफ में, तो आपको चीज़ें अजीब सी लगने लग जाएंगी, है ना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती जिनको जब आप देखते हो ना, तो आपको अगर उसमें बैलेंस नहीं है तो आप उसको क्विकली एनालाइज कर लोगे कि यार ये देखने में कुछ अजीब सा है ना। जैसे कि हम बात करते हैं, सपोज़ एक बॉडीज़ की या शर्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो इसके अंदर आपको इसका पूरा जो पार्ट है ना, एक सा लग रहा है ना। इसमें क्या है, अगर हम इसको 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें ना, तो आप ऐसा देख सकते हैं कि इसको अगर आप काट के इसके ऊपर भी रख दो तो ये बिल्कुल इक्वल रहेगा, है ना। लेकिन जब हम बैलेंस को थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं ना, तो आप उसका एग्जाम्पल कैसे देख सकते हो, जैसे कि ये स्लीव्स है, ठीक है, यहाँ से जैसे कि ये नीचे चला गया शर्ट, और ये स्लीव ऐसे हो गई, तो क्या ये आपको बैलेंस्ड लग रहा है? अगर आप इसको 2 पार्ट्स में अगर इसको कट करते हो और इसके ऊपर रखने की कोशिश करते हो, तो क्या यह कोई बिल्कुल तरीके से अरेंज हो जाएगा? ऑब्वियस सी बातें नहीं होगा, क्योंकि इसका बैलेंस, ये दोनों पार्ट एक दूसरे को बैलेंस ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए, है ना। इसलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि इसके अंतर्गत, जैसे कि यहाँ पर एक पॉकेट है, ठीक है, यहाँ पर भी एक पॉकेट है, दोनों में, है ना। ये बटन्स लगे हुए हैं इसके यहाँ पर, फाइन। यहाँ पर जैसे सपोज़ लाइनिंग वाले डिज़ाइंस है, ठीक है, स्लीव्स पर डिज़ाइन है यहाँ पर, तो आपके कॉलर है सपोज़ यहाँ पर, है ना। तो आप क्या इस चीज़ को देखते हो कि इसमें पूरे में कम्प्लीटली बैलेंस है, लेकिन ऐसा हो कि केवल एक ही साइड में आप कॉलर रखो, सेकंड टाइप साइड में आप कॉलर ही ना रखो, तो वो चीज़ देखने में आपको बैलेंस्ड लगेगी क्या? नहीं लगेगी। आपको देखते ही आप उस चीज़ को रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, अब जैसे कि हम एक आइडियल हाउस की बात कर रहे हैं सपोज़, या एक ये घर बना हुआ है, ठीक है, तो आप हमेशा देखते हैं कि गेट यहाँ बीच में होना चाहिए
और यहाँ पर 2 जगह पर विंडोज़ होंगी, ठीक है। सपोज़ अभी आप एक घर देखते हो कुछ इस टाइप का, है ना, जिसमें आपको यहाँ पर तो गेट दिख रहा है, ठीक है, एक विंडो यहाँ दिख रही है, एक विंडो यहाँ दिख रही है, और फिर ये घर बना हो तो आपको क्या देखने में अच्छा लगेगा? ये आप देखते कहोगे ये तो घर ही बड़ा अजीब सा लग रहा है, पर ये ठीक लग रहा है, तो ये बैलेंस है ना। तो देखिए जो बैलेंस होता है ना, ये एक ऐसा इफ़ेक्ट होता है जो कि हमारे कलर को, या फिर जो कि स्ट्रक्चर्स या आकृतियाँ या शेप्स बने हुए हैं, उन सभी को सेंटर पॉइंट के चारों तरफ इस तरीके से रखते हैं कि कोई भी चीज़ है ना आपको देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। तो अब आप जैसे देखिए, आप इसका सेंटर पॉइंट देख लेते हैं, ये इसका सेंटर पॉइंट है ना, ये सेंटर लाइन हमने बना दी। अब आप देखते हो इधर और इधर आपको बराबर चीज़ें बैलेंस लग रही है। जैसे आप सब्ज़ी वाले की सब्ज़ी लेने के लिए जाते हो ना, तो वो क्या करते हैं कि एक तरफ आपकी सब्ज़ी रखते हैं और दूसरी तरफ वो अपने जो मेजरमेंट्स के जो वो होता है ना, वो रख देते हैं मेजरमेंट्स, है ना। अब आप देखते हो कि 1 kg अगर रखा है तो आपकी सामने वाली चीज़ भी 1 kg होनी चाहिए। जब वो दोनों होगी ना तो वो बिल्कुल बैलेंस बराबर में होगा। अगर आपकी सब्ज़ी ज़्यादा होगी तो वो तो नीचे हो जाएगी, इस तरफ से ये चीज़ ऊंची हो जाएगी, और सपोज़ उसका वजन ज़्यादा हुआ तो वो नीचे हो जाएगा, अगर आपकी सब्ज़ी कम है तो वो ऊपर हो जाएगी। तो ये इम्बैलेंस हो रहा है ना। लेकिन बैलेंस कब कहेंगे? जब दोनों चीज़ें बराबर में होती है उस टाइम पर, ठीक है। उसी तरीके से क्या है कि इसके अंतर्गत भी सेम चीज़ होना या ऐसा बैलेंस होना ज़रूरी होता है। तो बैलेंस होगी चीज़ें तो आपको देखने में अच्छी लगेगी, है ना। यह देखा जाए तो एक नेचुरल एक एलिमेंट है ना। आप प्रकृति में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखते हो, है ना, तो आपको कई सारी चीज़ें तो बैलेंस में लगेगी, पर जो चीज़ें बैलेंस में नहीं लगती तो वो आपको देखने में आपकी आंखों को अच्छी नहीं लगती है। जैसे कि आप क्या करते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं तो कोई पेड़ का तना बिल्कुल सीधा है ना, और इस तरीके से है तो आपको बैलेंस लगेगा, आपकी आंखों को देखने पे अच्छा लगेगा। ऐसे ही जब अरेंजमेंट चल रहा है ना पेड़ का, आपको अच्छा लग रहा है। सपोज़ इन्हीं अरेंजमेंट के अंदर एक ऐसा पेड़ आ जाए जो टेढ़ा हो, ठीक है, ऐसे, तो क्या वो आपको लगेगा? आपका एकदम जो एक फ्लो है वो आपका यहाँ पर टूट जाएगा, है ना। आपको देखते ही अजीब लगेगा कि यार ये ऐसा कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है, बैलेंस नहीं लग रहा है मुझे ये देख करके। तो आप ऐसी जगहों को, ऐसी चीज़ों को आप पसंद ही नहीं करेंगे, है ना। अब देखिए जो ये बैलेंस है ना, ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का होता है। पहला आता है औपचारिक संतुलन, है ना, जिसको आप कहते हो फॉर्मल बैलेंस। सेकंड आता है अनौपचारिक संतुलन, इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल बैलेंस, ठीक है। फॉर्मल बैलेंस और इनफॉर्मल बैलेंस। अब देखिए जो फॉर्मल बैलेंस है ना, ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आप किसी भी चीज़ है, सपोज ये हमारे पास एक कोई चीज़ है, इसका अगर आप एक सेंटर पॉइंट मान लो, ये इसको अगर हाफ पार्ट में डिवाइड कर लो तो इधर का पार्ट इधर के पार्ट के बिल्कुल सेम लगेगा, आपको बिल्कुल बराबर लगना चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि कोई टेबल है घर पे, है ना, ये टेबल है या कोई रैक बनी हुई है, ठीक है, ये रही हुई आपकी रैक, है ना। अब इस रैक के ऊपर आपने सामान सजा रखे तो इसके सेंटर पॉइंट के इधर भी बराबर वेटेज और इस तरफ भी बराबर वेटेज होना चाहिए, है ना। अगर वेटेज में डिफरेंस होगा तो वो चीज़ आपको देखने में अजीब लगेगी, है ना। तो जब वेटेज बिल्कुल इक्वल होता है, बराबर होता है, तो ये क्या कहलाता है? फॉर्मल बैलेंस कहलाता है, ठीक है। ये फॉर्मल बैलेंस कहलाएगा, ये फॉर्मल बैलेंस कहलाएगा, ये फॉर्मल बैलेंस कहलाएगा। लेकिन इनफॉर्मल बैलेंस की आप बात करो तो जैसे जब चीज़ें दोनों एक दूसरे के, एक पार्ट दूसरे के इक्वल नहीं होता है, ठीक है, ये आपके इनफॉर्मल बैलेंस की एग्जाम्पल है। अब देखिए जो फॉर्मल बैलेंस होता है ये भी वापस 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक तो ऐसा होता है कि आप इस फॉर्मल बैलेंस में जो चीज़ों से डेकोरेशन कर रहे हो ना, इधर जैसी चीज़ है ट्रू कॉपी वो की वो चीज़ इस तरफ भी हो, समझ रहे हैं आप। इधर जो चीज़ है सेम वो की वो चीज़ इस तरफ भी आपको मिलेगी, तो यह फॉर्मल बैलेंस का पहला एक टाइप होता है, ठीक है। लेकिन दूसरा टाइप ये होता है जिसमें इसके केंद्र बिंदु को आपने हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि देखो एक जैसी चीज़ें हमने दोनों तरफ नहीं रखी, लेकिन हमने वेटेज बराबर रखा है दोनों तरफ,
समझ में आ रहा है? मतलब इधर भी बड़ी चीज़ है तो इधर भी उतनी ही बड़ी चीज़ है, चाहे इधर कोई डॉल थी और इधर आपने क्या किया, कोई टेडी बियर रख दिया या फिर कोई पॉट रख दिया, वास रख दिया आपने, ठीक है, लेकिन दोनों का वेटेज बराबर है, देखने में दोनों चीज़ें बड़ी ही लग रही है तो वो बैलेंस कर लेगी एक दूसरे को, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि ये भी एक टाइप का है तो फॉर्मल बैलेंस ही है, लेकिन चीज़ें अलग अलग हो जाने की वजह से इसका नेक्स्ट टाइप यह हो जाता है, ठीक है। आप फॉर्मल बैलेंस में अगर पहले टाइप की बात करते हो तो आपका अट्रैक्शन पूरा एक जैसा इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। सेकंड टाइप की अगर आप बात करोगे तो उसमें भी आपका ध्यान तो ये आकर्षित करेगी, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों में अंतर रहेगा, अदरवाइज आपका ध्यान उतना का उतना ही ये भी आकर्षित करने का काम करेगी, ठीक है। समझ में आया होगा आपको ये कि इसमें कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। अच्छा, अब हम अगला बात करेंगे इनफॉर्मल बैलेंस की। इनफॉर्मल बैलेंस देखिए नाम से ही लग रहा है अनौपचारिक या इनफॉर्मल, है ना। इसमें क्या होगा, बेसिकली कोई भी चीज़ है उसके दोनों साइड या दोनों पार्ट का जो डेकोरेशन होगा एक दूसरे से अलग अलग होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने ये हाफ पार्ट में डिवाइड किया, इधर आपने कोई बड़ी वस्तु सजा दी, यहाँ पे आपने छोटी छोटी वस्तुओं से सजावट कर दी है, ठीक है। तो आपका देखने में आपका ध्यान बट रहा है यहाँ पे, है ना, ध्यान भटक भी रहा है, ठीक है, लेकिन चीज़ें बैलेंस में ही होगी है, ठीक है। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ अलग रंगों का उपयोग है तो यहाँ अलग रंगों का उपयोग कर सकते हैं ना। अब देखिए जो फॉर्मल बैलेंस है ना, उसमें एक जगह अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपका पूरे में वही अप्लाई हो जाएगा, लेकिन जो इनफॉर्मल बैलेंस होता है ना, इसको क्रिएट करना बहुत मुश्किल का काम होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आपको चीज़ें बैलेंस में तो लेकर के आनी, लेकिन वो इनफॉर्मल तरीके से होनी चाहिए, है ना। तो इसमें किसी भी पर्सन के इमोशंस की, इंटेलिजेंस दोनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद में उसका डेकोरेशन किया जाता है। अब जैसे ऐसे भी हो सकता है कि ये आपने किसी टेबल के ऊपर अरेंज किया, यहाँ पर सबसे बड़ा वास, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये क्या है, अगर आप केंद्र बिंदु से देखो तो दोनों तरफ आपको बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगा, है ना, लेकिन क्या है, बैलेंस तो क्रिएट कर रहा है ना ये, ऐसा। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल आता है, थर्ड प्रिंसिपल, वो है प्रोपोर्शन, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो, अनुपात। हम छोटी क्लासेस में थे तो हमने मैथ्स में पढ़ा था प्रोपोर्शन, अनुपात के बारे में, कि अनुपात क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है ना। तो इसके ऊपर मैथ्स के क्वेश्चंस भी आते थे अनुपात के। अब देखिए हम जब प्रिंसिपल्स की बात करते हैं ना, तो प्रोपोर्शन का भी अपना एक स्पेशल प्लेस होता है, ठीक है। प्रोपोर्शन नहीं है चीज़ों में, या चीज़ें प्रोपोर्शनेट नहीं है, वो आपको पसंद नहीं आएगी, ठीक है। तो अब देखिए किसी भी चीज़ को जब आप देखते हैं ना, इसके प्रोपोर्शन की वजह से ही आपको पसंद आती है। जैसे कि हम फिर से यही एग्जांपल लेते हैं, एक शर्ट वाला। अब देखिए इसमें जो ये पॉकेट्स बनी हुई है ना, ये दोनों इक्वल है ना, तो आपको अच्छी लग रही है। हम फिर से इसी एग्जांपल को यहाँ पर लेते हैं, देखिए अब देखिए आपके पास में दो शर्ट्स हैं, जब हम इसको बीच से देखते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर भी इसमें पॉकेट लगा हुआ है, यहाँ पर भी इसमें पॉकेट लगा हुआ है, ठीक है। ये शोल्डर्स हो गए, यहाँ पर भी दो लाइंस हैं, यहाँ पर भी आपको लाइंस मिल रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको सारी चीज़ें प्रोपोर्शनेट दिख रही, मीन्स ये स्लीव इसके बराबर है। प्रोपोर्शनेट होने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको काट करके इसके ऊपर रख देते हैं तो ये बिल्कुल इसको ढक लेगी एक दूसरे को, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, इस तरीके से ढका। इसका नेक है बिल्कुल इसी तरीके से बना हुआ है कि आपको प्रोपोर्शनेट लग रहा है। पॉकेट है ये, और ये बिल्कुल इक्वल है, बराबर है एक दूसरे के पॉकेट्स, लाइंस बराबर है। इस बॉडीज़ को अगर आप काटिए इसके ऊपर रख देते हो तो भी ये आपको बराबर दिखता है। मीन्स एक्चुअली ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए। तो ये चीज़ें प्रोपोर्शन में होती हैं। अब आप देखिए किसी चीज़ का अगर आप प्रोपोर्शन चेंज करते हैं ना, तो जैसे कि उसका ये मिड है, यहाँ पर एक पॉकेट है, यहाँ पर इतनी बड़ी पॉकेट है, तो क्या ये आपको प्रोपोर्शनेट लग रही है? नहीं ना। हमने क्या किया,
सपोज़ इसका पैटर्न इस तरीके से कर दिया, ठीक है, और आपने यहाँ पर क्या की, कोई एम्ब्रॉयडरी की आपने कोई डिज़ाइनिंग कर दी यहाँ पर, ठीक है, और इस शर्ट की जो स्लीव थी आपने थोड़ी और लंबी कर दी। तो क्या ये चीज़ इस तरफ वाले की क्या प्रोपोर्शनेट है? दोनों एक दूसरे के समानुपात लग रही है? नहीं लग रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चेंज है। अगर आप इसको कट करके इसके ऊपर रखते हैं ना तो ये टोटली इससे डिफरेंट लगेगा आपको, इसको ढक नहीं पाएगा ये वाला भाग, है ना। तो इसलिए क्या है, ये चीज़ें अनुपात में नहीं है, अनुपात बिगाड़ रखा है इसमें, है ना, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल अनुपात में है। तो जब चीज़ें अनुपात में होती है ना तो हमको अच्छी लगती है। आपका घर अनुपात में होगा, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समानुपात होती है हर एक कमरे के, तो वो अच्छा लगता है। ऐसा तो नहीं होता ना किसी कमरे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कम अलग है तो किसी की बहुत ज़्यादा है, किसी की उससे भी ज़्यादा है, किसी की बिल्कुल ही दबा रखी। हम पूरे घर को ऐसे तो नहीं बनाते हैं, समानुपात में बनाते हैं। खिड़की दरवाजे बनाते हैं हम, खिड़कियाँ बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों का कितना ध्यान रखते हैं कि विंडोज़ हैं तो अगर आपके रूम के अंदर किसी भी रूम की अगर ये दीवार है ना, यहाँ पर विंडोज़ बनी हुई है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि अगले रूम के ऊपर आप इस तरीके की ऐसी विंडोज़ बना दोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। यहीं पे आप वापस से दे दो तो ये देखने में कितना अजीब लगेगा। जबकि अगर ये विंडोज़ होनी चाहिए थी तो इसी तरीके से वापस यहाँ पर भी बनती ना ये विंडोज़, तो आपको अच्छी लगती एक जैसी, है ना। रूम का गेट बिल्कुल बीच में या अलग तरफ होता, ठीक है, पैलमेट्स लगे होते तो इनकी यहाँ पर एक समान लगे होते तो वो चीज़ें देखने में आपको अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो यह होता है एक्चुअली प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का ध्यान हर जगह रखना ज़रूरी होता है, किसी एक ही प्लेस की बात नहीं है, हर जगह पर, ठीक है। अब देखिए जो अनुपात है इसके भी, इसको जब आप प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो तो उसमें भी 3 एलिमेंट्स का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। पहला है अनुपात में क्रम, दूसरा है अनुपात में दूरी क्रम, और तीसरा आता है अनुपात में माप, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास में, एलिमेंट्स को हम हिंदी में तत्व कहते हैं, ठीक है। 3 एलिमेंट्स रहते हैं। अब देखिए अनुपात में क्रम की बात करो तो मतलब एक्चुअली ये रेखाओं का क्रम होता है, रेखा क्रम होता है, ठीक है। तो अब देखिए आप लंबवत लाइंस का और जो क्षितिज रेखा होती है आप इन दोनों का ज़्यादातर उपयोग करते हैं, ठीक है। अब ये जो रेखाएं होगी तो लंबाई को बढ़ाने का काम करेगी, ये रेखाएं आपकी चौड़ाई को बढ़ाने का काम करेगी, ठीक है। तो अब क्या है, जब भी आप इंटीरियर डेकोरेशन करते हो तो कमरों का क्या आधार है, कैसे किस तरीके से बना हुआ है, कितनी ऊंचाई है, उसको ध्यान में रख करके हमको इन लाइंस का उपयोग करना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ में देखो जो खिड़की दरवाजे होते हैं उनका भी ध्यान रखना है कि जैसे ये कमरे की हमारे पास ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसी के हिसाब से आपको दरवाजे की लंबाई भी रखनी होती है। लंबाई मीन्स दरवाजे का जो आप शेप रखेंगे ना, या उसका जो आप ढांचा बनवाएंगे वो कितना बड़ा रहेगा, ठीक है। लगभग 6 फीट के आसपास हम दरवाजे की ऊंचाई रखवाते हैं, ठीक है। लगभग 2 से 3 फीट तक हम उसकी चौड़ाई रखवाते हैं ताकि आराम से कोई भी इंसान भी आ जा सके, साथ ही अगर उसके पास कोई सामान है तो उसको लेकर के भी वो मूव कर सके। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं क्योंकि कई बार क्या है फर्नीचर भी आना जाना होता है ना। अब देखिए जितना बड़ा कमरा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप बड़ा फर्नीचर भी यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रूम है उसमें आपने बिल्कुल छोटे छोटे से फर्नीचर्स का यूज़ किया तो वो आपके कमरे को तो बड़ा होने का आभास देगा पर चीज़ों को बहुत छोटा दिखाएगा। लेकिन अगर इसी जगह पर अगर आप बड़े फर्नीचर बड़े सोफ़ाज़ का यूज़ करते हैं, बड़ी टेबल्स का यूज़ करते हैं तो वो क्या करेगा कि जो आपका रूम है उसको उसी के अनुपात में सही अनुपात में दिखाने का काम करेगा, ठीक है। अब देखिए अनुपात में दूरी क्रम की जब आप बात करते हो तो देखिए हमें मकान की सजावट करते टाइम दूरी का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा है कि अगर आप किसी चीज़ को पास पास में अरेंज कर दोगे ना तो वो चीज़ें देखने में आपको अच्छी नहीं लगेगी, है ना। लेकिन अगर उनके अंतर्गत अगर आप बराबर एक दूरी अपना करके चलते हो, ठीक है। अब ये देखिए एक बराबर दूरी है तो वो हमारे देखने की वाले व्यक्ति की आंखों को भी अच्छी लग रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या है दूरी क्रम का भी ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी होता है ना।
अब देखिए, अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पास पास में चिपका दोगे तो ये आपको कहाँ इतनी अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन एक सही दूरी पर लगी हुई चीज़ें चाहे आप बहुत सारी लगा दें वो देखने में अट्रैक्टिव ही लगेंगी, ठीक है। अब आता है अनुपात में माप। अब कोई भी चीज़, जैसे हमने बात करी ना यहाँ पे, अगर आप बड़ा रूम है, रूम का माप बड़ा है ना, लेकिन अगर आपने उसमें छोटी छोटी सी चीज़ें अरेंज कर दी तो वो देखने में आपको अजीब लगेगी। लेकिन अगर आपने कमरे के माप के अनुसार अगर कोई फर्नीचर रखा है, कोई सामान रखा है ना, तो वो देखने में आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर चीज़ें उचित माप की नहीं होगी तो वो देखने में आपके लिए यूज़लेस हो जाएगी। आप समझ सकते हो उस चीज़ को, जैसे कि एक पलंग का साइज़ परफेक्ट है ना, जैसे कि 6x6 फीट का एक आपका डबल बेड होता है, डबल बेड, ठीक है। अब अगर आप इसकी साइज़ 2 फीट और 2x6 या 6x2 अगर कर देते तो क्या वो अच्छा लगेगा देखने में? आपको खुद को ही पसंद नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि आप अरेंजमेंट कैसे करेंगे इसके ऊपर, है ना। तो ये चीज़ें क्या है कि ये हमारे इन सब को बिगाड़ देती है ना। तो हर चीज़ का, हर वस्तु का अपना अपना माप होना चाहिए, ठीक है। जो फर्नीचर पास पास में रखने जैसा, क्लब करने जैसा हो, उसको आपको पास रखना चाहिए। जैसे आपने एल शेप सोफ़ा रखा या टेबल रखी, तो इसके साथ में जो अगर चेयर्स आती है तो आप उनको यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, है ना। आप सामने टीवी का अरेंजमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आपके रूम का डोर हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा पैसेज मिल जाता है आपको आने जाने के लिए, यहाँ पर भी आप कोई अरेंजमेंट कर सकते हो तो आपका रूम देखने में अच्छा लगेगा, है ना। अगर यही आप कर दें कि बस यही है और इसके आसपास में बिल्कुल आप इसको भर देंगे यहाँ से, तो वो कमरा आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है, नियत दूरी का ध्यान रखना है। साथ ही आप जो फर्नीचर यूज़ करते हो ना, कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जो फर्नीचर है वो कंफर्टेबल नहीं है तो उसका क्या मतलब है ना। इसलिए अच्छा, कई बार लोग ये देखते हैं कि कोई चीज़ बहुत बड़ी है, बहुत भारी है तो वो कंफर्टेबल होगी, बिल्कुल नहीं है ऐसा। कई बार चीज़ें हल्की और छोटी होने के बाद भी मजबूत होती है, आरामदायक होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इसी तरीके से पूरे कमरे का जो आप डेकोरेशन करते हो, कलर कॉम्बिनेशन और साइज़ का ध्यान रखते हुए आपने करना चाहिए, ओके। तो देखिए, आज के लेक्चर में हमने बात करी प्रिंसिपल ऑफ आर्ट की, जिसमें हमने बैलेंस के बारे में बात करी और प्रोपोर्शन के बारे में बात करी है, ओके। जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा, उसमें हम जो बचे हुए जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात करेंगे, जो कि रिदम है, जिसे हम लय कहते हैं, और नेक्स्ट है एम्फेसिस, जो कि लास्ट प्रिंसिपल है इसका, ओके। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।